बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिजिक्स ऑफ 11 के सिलसिले में एक और टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस ये हमारे आज की क्लास का टॉपिक है। इसमें पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सुनिए। हम टॉपिक ऑब्जेक्ट बाद में देखेंगे कि टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। पहले जरा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखिए। देखिए, फर्स्ट कीजिए ये चार्ज है, चार्ज का काम अट्रैक्ट रिपेल करना है, उसकी अपनी एक बाउंड्री थी। आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज एंटर होगा तो इसका काम है इस पे फोर्स अप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, जब इस पे फोर्स अप्लाई होगी तो उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ई से लिखा था, याद होगा, वेक्टर क्वांटिटी था ई। जब इस पे फोर्स अप्लाई होगी तो ये चार्ज मूव करेगा, अट्रैक्शन की होगी तो इधर मूव करेगा, रिपल्जन की होगी तो इधर मूव करेगा। ऐसे ही है, गुड। अट्रैक्शन की है तो इधर, रिपल्जन की तो इधर। जब ये मूव करेगा तो एक पाथ प्रोड्यूस करेगा, एक रास्ता तो बनेगा, कहीं तो मूव करेगा। उस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना कोई एक या दो चार्ज मूव नहीं करता, एक या दो चार्ज की मूवमेंट नहीं होती है, हजारों चार्जेस होती हैं। तो मतलब बहुत सारी पाथ्स बनती हैं। तो वर्ड ये यूज करना चाहिए, लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये वर्ड यूज करना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी चार्जेस मूव कर रही होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक नई एनवायरनमेंट जनरेट होती है, एक नया इफेक्ट जनरेट होता है उन चार्जेस की मूवमेंट की वजह से। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना चाहो तो कैसे करोगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, the magnitude of electric lines of forces in a particular area, in a particular area is called electric flux. The magnitude of electric lines of forces in a particular area is called electric flux. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को याद रखिएगा, हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। क्या पढ़ते हैं इसको? फाई, फाई, वाईफाई, फाई। ये सिंबल है, एग बनाकर दरमियान से कट कर दीजिए, ये फाई है, फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते ना, लेकिन फ्लक्स को देख सकते हो। सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो आप नहीं देख सकते हो, लेकिन फ्लक्स को देख सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं। अपने रेफ्रिजरेटर से आइस का एक ब्लॉक निकालिए और उसको हवा में रखिए, रख दिया तो आपको उसके सरफेस में से क्या निकलता हुआ दिखता है? स्टूडेंट्स कहते हैं सर उसमें से धुआं निकल रहा है। यार उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता, वो तो वेपर्स हैं। जब आइस के ब्लॉक को आपने बाहर निकाल के रखा तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, आइस का टेम्परेचर 0, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या होता है कि
आइस ब्लॉक के सरफेस में से वेपर्स बनती हैं और वो वेपर्स निकलकर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो एक वेपर ऊपर जा रहा है तो वो एक पाथ बना रहा है, एक साथ एट अ टाइम हजारों वेपर्स निकल के जाती है, तो आप बोलते हो कि वो धुआं धुआं सा है। जब हजारों वेपर्स एक साथ निकल के जाती हैं तो एक नई एनवायरनमेंट जनरेट होती है, एक नया इफेक्ट जनरेट होता है बॉडी के सरफेस पे। उसको कहते हैं, जो आपको दिखता है ना, जिसको आप लोग बोल रहे हो कि सर ये धुआं धुआं सा है, ये है फ्लक्स, ये है फ्लक्स, ये है फ्लक्स। लेकिन ये फ्लक्स आइस का है, ये फ्लक्स किसका है? आइस का। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लो तो आपको ऐसी एनवायरनमेंट नजर आएगी, बल्कि इससे ज्यादा शार्प नजर आएंगी। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे लिखोगे? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और डेफिनेशन भी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट एरिया। डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब है फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और यह भी याद रखिएगा कि फ्लक्स प्रोड्यूस होता है हमेशा सरफेसिस पर, इनसाइड द बॉडी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब जरा वो समझिए। देखिए, हम आपको देंगे कि स्फेरिकल बॉडी, हम आपको क्या देंगे? स्फेरिकल बॉडी, ये स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी है, यानी फुटबॉल की तरह। ये इसका रेडियस है आर, इसके सरफेस पे हम रखेंगे चार्ज क्यू। सरफेस पे चार्ज क्या रखा? क्यू। जब चार्ज रखेंगे तो सरफेस पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, और जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो आपको वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करके देना है। तो जब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैलकुलेट करोगे तो टाइटल क्या बना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। टाइटल समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया कि हमें स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स निकालना है। चलो, ये बात समझ में आ गई। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों? ई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अप्लाइड फोर्स को बोलते हैं। हमने सरफेस पे तो एक ही चार्ज रखा, क्यू चार्ज। पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी अप्लाइड फोर्स एक जैसी नहीं होगी। चार्ज के करीब फोर्स ज्यादा होगी, इससे दूर जाते जाओगे फोर्स कम होती जाएगी, इंटेंसिटी वेरी करता जाएगा। तो अगर इंटेंसिटी वेरी कर रहा है तो फिर हम यहाँ कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करें? तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो फिर हम क्या करें? इसका एक टेक्निक है, एक लॉजिक है। होल स्फेरिकल सरफेस को, होल स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे एरिया में तोड़ दीजिए, इस तरह कि एक छोटे से एरिया में जब इंटेंसिटी की हम बात करें तो वो इंटेंसिटी हमें कांस्टेंट मिले। मतलब ये होल सरफेसेस को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, ये तोड़ा, ये मैंने छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक किया, ये ब्रेक किया। अब इसके किसी छोटे हिस्से की आप बात करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, तो इस छोटे से हिस्से में इंटेंसिटी क्या रहे? कांस्टेंट, इस छोटे से हिस्से में। जैसे मैं मिसाल दूं, हम लोग एक वैल्यू इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी 9.8, है ना। अर्थ के सरफेस पे कितना होता है? 9.8। हाइट पे जाओगे तो जी वेरी करता है, मालूम है।
लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपकी फिजिक्स की क्लास आज 10वें फ्लोर पे हो रही होती, कौन से फ्लोर पे? 10th फ्लोर पर, तो हम लोग वहां पे जी की वैल्यू क्या इस्तेमाल करते हैं? वही 9.8। 9.8 तो अर्थ के सरफेस पे थी ना, 10वें फ्लोर पे तो नहीं है। हाइट पे तो वेरी करता है, वेरी जरूर करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट पर कांस्टेंट भी रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और। हाइट के साथ वेरी करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट पे कांस्टेंट भी मिलेगा। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करके होल स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा है कि होल सरफेस पे इंटेंसिटी तो सेम नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर हिस्से पे इंटेंसिटी की बात करोगे तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। इसको बेस बनाकर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा है। इसका सरफेस एरिया A1, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसका फ्लक्स हो जाएगा 5 फिर ये फॉर्मूला यूज करके 5 निकाल लो। फिर यही काम दूसरे के लिए कीजिए, 5 सबके लिए कीजिए, बहुत सारे। ये लास्ट फर्स्ट कीजिए 5n, यानी ये फॉर्मूला यूज करके फिर सबका फ्लक्स निकालिए। और फिर जब सबका फ्लक्स आ जाए तो सबको ऐड कर दीजिएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। पहले तो एक काम कीजिए, ये तमाम छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स निकालिए इस फॉर्मूले की मदद से। तो मैंने कहा ना, अगर 5 निकाल रहे हो तो इंटेंसिटी भी पहले हिस्से का लेना पड़ेगा, एरिया भी पहले हिस्से का लेना पड़ेगा। तो यहां मैंने लिख दिया 1, पहले हिस्से का फ्लक्स, पहले हिस्से की इंटेंसिटी, पहले हिस्से का एरिया। 5 E डॉट डेल्टा ए, दिस इज 2। तीसरे हिस्से का फ्लक्स, तो E डॉट डेल्टा ए, दिस इज 3। ऐसे तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो डॉटेड लाइन कीजिए, डॉटेड लाइन कीजिए। तो 5n ये इक्वल हो जाएगा E डॉट डेल्टा ए एन, E डॉट डेल्टा ए एन। फिर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबको क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, तो स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स आएगा। मैंने लिखा द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन स्फेरिकल सरफेस can be determined as, यानी ये मैंने प्लस किया, देखिएगा 5 बराबर हो गया 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, ऐसे तो बहुत सारे सेगमेंट हैं, प्लस 5n। सही, सबकी वैल्यू पुट कीजिए। 5 इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा ए 1, ये 5 1 की वैल्यू। 5 2 E डॉट डेल्टा ए 2 प्लस E डॉट डेल्टा ए 3, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट हैं। E डॉट डेल्टा ए एन, सही, कोई इशू। 5 इज इक्वल टू, देखिए ये सब प्लस हो रहा है, प्लस के लिए ये सिंबल, इसको कहते हैं सिग्मा, साइन ऑफ समेशन, साइन ऑफ एडिशन। क्या चीज प्लस हो रहा है? E डॉट डेल्टा ए, जो चीज प्लस हो रहा है वो इसके सामने है, E डॉट डेल्टा ए। कितने टर्म का सम है? n, उसको इसके ऊपर लिखा। स्टार्ट कहां से हुआ? 1, उसको यहां बताया। I का मतलब इनिशियल वैल्यू,
और चाहे तो इसका रेफरेंस यहां पर भी दे दें, यानी 1 की वैल्यू E डॉट डेल्टा ए की है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्लियर? फिर क्या हुआ, 5 इज इक्वल टू 1 टू n, इसको लिखा E डेल्टा ए कॉस थीटा। आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो E डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा। अच्छा, अब याद है कि पूरे स्फेरिकल सरफेस को जब हम लोगों ने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा था, तो हमने इस तरह तोड़ा था कि एक छोटे से हिस्से में इंटेंसिटी क्या मिले, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है ये इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको सिग्मा के साइन से हमेशा बाहर निकाल ली जाती है। जरा सोच के देखिए ना, आप कह रहे हो E इज कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा तो इसको कहीं पर भी लिखे क्या फर्क पड़ता है। तो E इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा सिग्मा के साइन से बाहर निकालोगे। ये इसको बाहर निकाला, ये बाहर निकाला, यहां ये रह गया I 1 to n डेल्टा ए, दिस इज कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, अब याद रखिएगा कि जब आप कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हो तो फॉर्मूला हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी, 1। टेन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। फिलहाल फॉर्मूले में क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1। 1 आपको कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो इफ यू वांट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रिजल्ट and you are using trigonometric ratio cos theta, it means maximum results can be obtained for an angle of 0 degree। यानी मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री। तो मैंने कहा फॉर मैक्सिमम फ्लक्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसको ऐसे लिखा, फाई इज इक्वल टू ई सिग्मा 1 to n डेल्टा ए कॉस 0, कॉस 0 1 के बराबर, E 1 to n कॉस 0 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, कोई तब्दीली नहीं आई, ये एज इट इज। सही सही। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, इसको पढ़ेंगे सम ऑफ स्मॉल एरियाज। ये इसको पढ़ेंगे सम ऑफ स्मॉल एरियाज, छोटे छोटे एरिया का सम, छोटे छोटे एरिया का सम। जब इन तमाम छोटे छोटे एरिया का सम निकालोगे तो किसका एरिया आएगा, पूरे स्फेरिकल सरफेस का, क्योंकि हमने उसी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा था। तो सम ऑफ स्मॉल एरियाज मींस सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, और स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। क्लियर, कोई इशू। फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज। ये एज इट इज, ई की जगह इसका फॉर्मूला लिखा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये रह गया के क्यू इंटू 4 पाई। फिर के आपने पढ़ा था, ये बराबर था 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर द मीडियम ऑफ एयर, दिस इज क्यू, और ये रह गया 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये रह गया 5 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये स्फेरिकल सरफेस पर फ्लक्स मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। ये स्फेरिकल सरफेस का टोटल फ्लक्स है, राइट? क्लियर? तो ये था टॉपिक हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ स्फेरिकल सरफेस का। उम्मीद है कि इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशंस का ऑप्शन आपके पास मौजूद है,
आप उसमें बिल्कुल नोट करके रखिए अपनी तमाम प्रॉब्लम, लाइव सेशन में आपको मुझसे डिस्कस करें जरूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।